नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बांग्लादेश चुनाव को। 12 फरवरी को बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में लगभग 48% वोटिंग हुई है। चुनाव के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि वहाँ बीएनपी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, वो आगे रहेगी और उनके बेटे तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजों के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। बांग्लादेश के इन चुनाव में शेख हसीना, जो कि भारत में शरण लिए हुए हैं, उनके तख्तापलट के बाद वहाँ एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता यूनिस फिलहाल संचालित कर रहे थे और उसके बाद ये संसदीय चुनाव हुए हैं। बांग्लादेश के ये चुनाव भारत पर कितना असर डालेंगे, ये बात है, क्योंकि बांग्लादेश इस समय लगातार बहुत कट्टरपंथ से जूझ रहा है और वहाँ लगातार हिंदुओं की हत्या का मुद्दा पूरे बांग्लादेश चुनाव में गर्म रहा। इस कदर गर्म रहा कि आप ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश के चुनाव का प्रमुख मुद्दा ही ये था कि भारत विरोध और हिंदू विरोध। हालांकि जिनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना है सबसे ज़्यादा, तारिक रहमान, वो एक पढ़े लिखे सेकुलर छवि के आदमी माने जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी बीएनपी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के मुकाबले थोड़ा दक्षिणपंथी पार्टी है, जो कट्टरपंथ की तरफ झुकी हुई है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तारिक रहमान अगर सत्ता में आते हैं तो वो वहाँ के अल्पसंख्यकों, जो कि हिंदू, मुख्य रूप से हिंदू हैं, उनको कितना संरक्षण दे पाएंगे। तारिक रहमान की खुद की छवि तो ठीक है, लेकिन बीएनपी में भी कट्टरपंथी तत्व हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसे में मुख्य विपक्ष के तौर पर जमाते इस्लामी, जो कि वहाँ की एक बड़ी कट्टरपंथी राजनीतिक दल है, उसके विपक्ष में आने की संभावना है। बीएनपी अपने बल पर बहुमत जुटा पाती है या नहीं जुटा पाती है, ये भी सवाल है। जमाते इस्लामी का सरकार पर कितना दबाव होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और हिंदुओं पर जो वहाँ अत्याचार, उनकी हिंसा, ज्यादती, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की जो घटनाएं लगातार चल रही हैं, उन पर तारिक रहमान रोक लगा भी पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। उनकी छवि और उनका जो जनसंपर्क के जरिए जो उनकी छवि प्रचारित की जा रही है, उन्होंने ये भरोसा ज़रूर दिलाया है कि अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रखे जाएंगे। लेकिन होता क्या है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात यह है कि जमाते इस्लामी बहुत ताकतवर होकर उभरी है। भारत में शरण लिए हुए बांग्लादेश की एक प्रख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी कहा है कि चुनाव कौन जीतता है, इससे ज़्यादा बड़ी बात यह होगी कि जमाते इस्लामी वहाँ मजबूत है और वो मुख्य विपक्ष में आ रही है। अब बांग्लादेश के चुनाव की बात भारत के साथ फिलहाल, जैसा मैंने बताया कि भारत विरोध ही वहाँ के चुनाव में मुख्य मुद्दा रहा था और ये पिछले कुछ समय से ये टेंडेंसी वहाँ के चुनाव में देखी गई थी, पाकिस्तान की तरह, जहाँ राजनीतिक पार्टियाँ भारत विरोध के भावनात्मक मुद्दों को इस्तेमाल करती थीं। लेकिन शेख हसीना के तख्तापलट के बाद, उनके भारत में शरण लेने के बाद, ये मुद्दा वहाँ बहुत गरमाया है। और ये मुद्दा भारत में भी गरमाया रहा कि बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंदुओं की हत्या पर भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अब ये मुद्दा और गरमाने के आसार इसलिए हैं कि इसी साल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर रस्साकसी जारी है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी बहुत जोरदार तरीके से खड़ी हुई हैं। वो सुप्रीम कोर्ट तक में एक वकील के तौर पर खड़ी हुई। चुनाव आयुक्त के बारे में भी उन्होंने काफ़ी आक्रामक टिप्पणियां की, लेकिन आखिरकार बात तो मुद्दों पर ही आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा भी है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहाँ कौन जीतता है कौन हारता है, इसके बजाय हम ये देखेंगे कि वहाँ हिंदुओं के हित कितने सुरक्षित होते हैं। तो ममता बनर्जी, जो कि बंगाली अस्मिता की एक नेत्री रही हैं, उनके सामने अब ये चुनौती तो है ही कि हिंदुओं की हत्या होने के मसले को वो पश्चिम बंगाल में कितना रोक पाती हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जितना हिंदू विरोध गहराएगा, ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें उतनी ही बढ़ेंगी। उनके लिए उनकी पार्टी के पुराने लोग भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर, जो उन्हीं की पार्टी के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि वो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे पश्चिम बंगाल में। यानी कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी जो कट्टरपंथी तत्व हैं, जो मुस्लिम राजनीति के कट्टरपंथी तत्व हैं, वो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें पैदा ही कर रहे हैं। ममता बनर्जी पिछले कई टर्म से सत्ता में हैं, उनके खिलाफ एक इनकम्बेंसी भी है और भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के मामले पर अलग अलग तरीके से भिड़ते रहते हैं। ममता बनर्जी बंगाल के अपने भाषणों में ये कहती हैं कि वहाँ पर लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है और मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके उलट बंगाल के स्थानीय नेता इस पर बंगाल में हो रही हिंदुओं की हत्याओं के लिए
भाषण देते हैं। अभी तक की जो इलेक्टोरल वोटिंग बिहेवियर रहा है उसमें ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल के मुसलमान बड़ी संख्या में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ धीरे धीरे अपनी सफलताएं बढ़ाई ही हैं। एक बार की तो उसने लोकसभा की 20 के आसपास सीटें जीत ली थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में उसे कोई अभी ऐसी बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर इस बार के अगले जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें जिन 2 राज्यों पर सबसे ज़्यादा जोर है वो बंगाल और तमिलनाडु ही हैं। तमिलनाडु अभी थोड़ा अभेद्य दिखता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास धीरे धीरे एक संगठनात्मक ढांचा भी खड़ा हो चुका है। वहाँ उसे कुछ चुनावी सफलताएं भी मिल चुकी हैं और उनके नेता लगातार वहाँ पर सक्रिय भी हैं। तो बांग्लादेश की सियासत में क्या पनपेगा? क्या वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार का जो सिलसिला है, उन्हें नौकरी में अपमानित करने का, उनकी हत्याओं का, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का, ये मुद्दा अगर बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गरमाया तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इस मसले को गर्म करेगी और उसके बहाने दीदी की सरकार पर निशाना साधेगी। दीदी इससे कैसे निपटेंगी, ये चुप देखने वाली बात होगी। पूरे अगर बंगाल की संस्कृति की बात करें तो बंगाल की संस्कृति एक समय बहुत ठोस हुआ करती थी। अगर अंग्रेजों के समय बंग विभाजन के समय पर इसमें एक सांप्रदायिक विभेद आया, वरना भाषा के आधार पर, खान पान पहनावे के आधार पर बंगाली संस्कृति इतनी मजबूत मानी जाती थी। लेकिन बंग विभाजन के बाद जब वहाँ पर मुस्लिम कट्टरपंथ की राजनीति ने जोर पकड़ा, बंगाल की मुस्लिम पार्टियों में ऐसा था कि जो पाकिस्तान बनाने की मांग थी उसके जो सबसे ज़्यादा समर्थन करने के लिए सीटें मिली वो बंगाल में मिली। यानी बंगाली मुसलमानों में एक ये धारा पनपी थी कि हम पाकिस्तान के पास जाएंगे। लेकिन अब बंगाली संस्कृति की ही बात कर लेते हैं कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान के साथ जाने वाले बंगाली भाषा के आधार पर 1971 में उससे अलग हो गए। और इस 1971 में जो मुक्ति मिली बांग्लादेश को, जो मुक्ति संग्राम था उसमें भारत की जो बड़ी भूमिका थी वो धीरे धीरे वहाँ रही, लेकिन उसे कट्टरपंथी तत्व उसे धीरे धीरे घटाते रहे। और ये बंगाल की राजनीति में ये चुनौती घुसपैठ की, नागरिकता की, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा इस कदर मिलती जुलती हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से आवागमन को रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर बंगाल की सरकारों को घेरती है और ममता बनर्जी या इससे पहले की भी सरकारें उन पर यह आरोप लगाती हैं कि वो इन बातों के बहाने मुस्लिमों का पर निशाना साध रहे हैं। तो तारिक रहमान की सरकार अगर वहाँ पर थोड़ी स्मूथ तरीके से चलती है, हिंदुओं की हत्याओं के मामले, हिंदुओं के अपमान के मामले कम होते हैं, तो शायद ममता बनर्जी को कुछ राहत मिले। वरना फिर पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंदू बनाम मुसलमान का झगड़ा गहराएगा, जो कि जाहिर सी बात है दीदी के लिए थोड़ा चिंता की बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि इसके बहाने वहाँ कुछ बढ़त हासिल की जाए। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार।